आमतौर पर जब जुर्म हो जाता है या कोई कत्ल करता है, मर्डर करता है, पकड़ा जाता है, तब जेल जाता है। उस आदमी के बारे में सोचिए जिसकी सोच ही है कि मुझे जेल जाना है और जेल जाकर एक कत्ल करना है। मतलब उसने बाहर में अभी जुर्म कोई नहीं किया है, बट उसके दिमाग में है कि मुझे जेल जाकर एक कत्ल करना है। तो ये पहला शख्स है जो बिना जुर्म किए पहले तो जेल जाने की सोच रहा है और जेल के अंदर जाकर कत्ल करने की सोच रहा है, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें एक एक कर होती हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं इस कहानी में। कहानी की एक तो ज़मीन है दिल्ली की कहानी है, और ये कहानी की शुरुआत होती है 2014 दिसंबर 2012 निर्भया केस हुआ दिल्ली में उस वक्त, और देश में भी रेप को लेकर बहुत सारी आवाज़ उठी। और उसी दौरान इसके 2 साल के बाद 2014 में दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में एक परिवार रहा करता था। उसमें से एक का नाम था मेहताब और दूसरे का जाकिर। दोनों दूर के रिश्तेदार भी थे और दोनों दोस्त भी थे, क्योंकि लगभग हम उम्र थे, 2-3 साल की उम्र का फासला था। तो बचपन से साथ पले बढ़े, दोस्ती भी है, दूर की रिश्तेदारी भी है। जाकिर की एक बहन थी छोटी। जाकिर की बहन की उम्र थी लगभग 14 साल, और जाकिर अपनी उस बहन से करीब 4 साल बड़ा था, तो 18 साल। तो जाकिर की उस नाबालिग बहन जो 14 साल की थी, एक दिन घर में अकेली थी, और चूंकि जो उसका दोस्त मेहताब है वो अक्सर घर में आ जाया करता था, तो रिश्तेदारी भी है, जो मैंने कहा दोस्ती भी है। 2014 में एक दिन वो जब घर आता है तो जाकिर कहीं बाहर गया हुआ था। जाकिर के माँ बाप भी नहीं थे। जाकिर की छोटी बहन घर में अकेली थी। मेहताब की नीयत ख़राब हो जाती और वो उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती करने के बाद वो घर से भाग जाता है। बच्ची अब रो रही है, माँ बाप आते हैं, फिर वो रो कर बताती है सारी कहानी और नाम भी बताती है। इस दौरान में जाकिर भी घर आता है, उस बच्ची का भाई, और जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। तो उसे भी वो कहानी पता चली। बहुत तेज़ गुस्सा आया। अब वो मेहताब को ढूंढ रहा है, और ये पूरा परिवार ढूंढने के लिए और पुलिस में जाने के लिए भी तैयारी कर रहा था। इधर वो 14 से 15 साल की जो बच्ची है, वो शर्म की वजह से जब घर वाले बाहर निकले, उसने खुदकुशी कर ली। तो पहले उसके साथ ज़बरदस्ती रेप हुआ, और फिर उस लड़की ने अपनी आबरू इस तरह से गंवाने के बाद खुदकुशी कर ली। घर वाले जब लौटते हैं, देखते हैं जाकिर की अपनी बहन की लाश। सदमा बड़ा था। पहले ही वो गुस्से में था, उसके बाद बहन की मौत ने उसको और तोड़ दिया। घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते, रिपोर्ट लिखाते हैं। मेहताब भागा हुआ था, जाकिर अलग ढूंढ रहा था। लेकिन फिर पुलिस जो है उस वक्त हरकत में आती है और मेहताब को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद मामला कोर्ट में जाता है। चूँकि 2012 दिसंबर निर्भया का केस हो चुका था, और उसके बाद रेप और रेपिस्ट और कानून को लेकर बहुत बहस हो रही थी, तब अदालत और पुलिस भी बड़ी सख्त थी और ऐसे रेपिस्ट को और उनको ज़मानत और इन सब देने के भी खिलाफ थी। तो 2014 में गिरफ्तारी के बाद मेहताब को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है, और जेल नंबर 8 में वो रहता है। अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन मेहताब को ये मंजूर नहीं था, बल्कि जाकिर को, कि मेहताब को कोई और सज़ा दे, कानून सज़ा दे। वो अपनी बहन के इस हद तक प्यार करता था कि उसे लगा कि जो कुछ उसकी बहन के साथ हुआ है वो मेहताब से खुद बदला लेगा। और इसी उधेड़बुन में वो लगा रहा। कोर्ट और तारीखें, अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, सब कुछ वो देखता सुनता रहता और इंतज़ार करता कि मेहताब को ज़मानत मिल जाए और वो बाहर आ जाए, और बाहर आते ही वो उसे मारते। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि निर्भया के पास अदालत सख्त थी, तो ऐसे केसों में अदालत ज़मानत नहीं दे रही थी। तो वक्त बीतता जाता है, मेहताब कई बेल एप्लीकेशन लगाता है, लेकिन सारी ज़मानत की अर्जी खारिज हो जाती है। इधर जाकिर के सब्र का बांध टूटता जा रहा था, क्योंकि वक्त खिंचता जा रहा है। बदले को लेकर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ है, गुस्से में है। 4 साल बीत जाते हैं। 2014 का ये इंसिडेंट था, 2018 आ जाता है। इस दौरान में वो वकील, अदालत के ज़रिए भी सब कुछ पता करता है कि इसका स्टेटस क्या है। ये भी उम्मीद करता है कि ज़मानत मिल जाए, ज़मानत का विरोध भी न करे कोई फैमिली वाला, ताकि वो जेल से बाहर आ सके। मगर अदालत से ज़मानत नहीं मिलती। 2018 में दिसंबर का महीना, 18 भी ख़त्म होने वाला। अब जाकिर को ये उम्मीद छोड़ देता है। उसे लगता है कि वो अब जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हालात ऐसे बने थे कि उसे लगता है कि वो सज़ा ही होगी और वो जेल में ही रहेगा। तो फिर उसका बदला कैसे पूरा होगा। तब 4 साल के बाद जब उसका सब्र का पैमाना छलक जाता है, तब वो एक फ़ैसला लेता है। वो कहता है कि मेहताब जेल से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो जेल जा सकता हूँ, और मैं जेल के अंदर उसको मार सकता हूँ। यहीं से उसके दिमाग में ये साजिश एक तरह से घुसती है, और वो साजिश रचना शुरू करता है। लेकिन पहला सवाल है कि तिहाड़ जेल जाने के लिए कोई जुर्म करना पड़ेगा। उसके दिमाग में और कुछ आता नहीं है। दिसंबर 2018 में जैदपुर इलाके में, ये दक्षिण पश्चिमी दिल्ली है, साउथ वेस्ट,
एक लाश मिलती है पुलिस को, और यहीं लाश से कहानी शुरू होती है। लाश एक रिक्शे वाले की थी, उसका कत्ल किया गया था, लेकिन लाश के आसपास सारे इतने सबूत और इतने गवाह छोड़ दिए गए थे कि लगता था कि कातिल बहुत ही बेपरवाह और बेअंदाज है, वो चाहता ही नहीं कि उसका जुर्म छुपे। तो पुलिस के लिए बड़ा आसान केस था, 2-4 चश्मदीदों से पूछा, उन्होंने हुलिया बताया, कुछ चीज़ें रखी हुई थी, उसके ज़रिए पुलिस कातिल तक फ़ौरन पहुंच जाती है। कातिल कोई और नहीं था, जाकिर था। जाकिर ने ही रिक्शे वाले का कत्ल किया था, और रिक्शे वाले के कत्ल करने का मकसद सिर्फ इतना था, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी कि वो इस कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा जाए, पुलिस पकड़े, अदालत में पेश करे और अदालत उसे जेल भेज दे। होता भी यही है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करती है, पहले पुलिस हिरासत लेती है, फिर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। नसीब साथ देता है, जब जाकिर तिहाड़ में चूँकि अलग अलग 8 से 10 जेल हैं, लेकिन वहाँ पे जेल नंबर 8 में जाकिर को ले जाकर बंदी बनाया जाता है, और जेल नंबर 8 में ही इत्तेफाक से महताब भी बनता पिछले 4 सालों से। तो ये अंदर जाने के बाद जब वो धीरे धीरे वक्त बीतता है तो टटोलना शुरू करता है, कैदियों से दोस्ती करता है, तो उसे पता चलता है कि महताब इसी जेल में है। लेकिन बदनसीबी ये थी कि उन दोनों का वार्ड अलग अलग था। एक मुंडा वार्ड है जेल नंबर 8 में, तिहाड़ जेल में। मुंडा वार्ड खासतौर पर उन कैदियों के लिए है जिनकी उम्र 20 साल या 20 साल से कम है, मतलब जो जैसे ही जुवेनाइल से बालिग होते हैं और उसके बाद 20 साल तक, तो 20 साल मैक्सिमम या 20 साल से कम के कैदी वो उस मुंडा वार्ड में रखे जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र कम होती है। बाकी जो बड़े बड़े शातिर अपराधी हैं, कैदी हैं, वो उनके ऊपर जुल्म ना करें, उनके साथ कोई उल्टा हरकत ना करें, इसलिए ऐसे कम उम्र के कैदियों के लिए एक अलग वार्ड है। चूँकि जाकिर की उम्र उस वक्त 20 साल पूरी नहीं हुई, इसलिए उसे मुंडा वार्ड में रख दिया गया, जेल नंबर 8 के बैरक नंबर 4। बैरक नंबर 4 में मुंडा वार्ड। अब वहाँ जाने के बाद मंजिल के करीब पहुँच चुका था, लेकिन उसे लगा कि ये तो वार्ड अलग है, तो महताब तक कैसे पहुँचेंगे। पर उसने कहा कि ठीक है, वो वक्त आएगा, पहले बाकी तैयारी करते हैं। इसके बाद जेल में रहने के दौरान उसने धीरे धीरे कैदियों से जब दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद अब हथियार तो था नहीं, हाथ से या कुश्ती लड़कर वो शायद महताब को हरा नहीं पाता, तो उसने कुछ सीनियर कैदियों से एक तरीका सीखा कि जेल के अंदर हथियार तो नहीं ला सकते, लेकिन जेल में रहते हुए हथियार बना सकते हैं। जो जेल में खाना पीना दिया जाता है, थाली, कटोरी, चम्मच, उनसे जेल के कैदी, बड़ा पुराना नुस्खा है ये आजमाया हुआ, वो तेज़ धार हथियार बना लेते हैं, प्लेट को मोड़ कर, बाकी चीज़ों की नुकीला और घिस घिस कर। तो उसने अपने कुछ पुराने छटे हुए बदमाश कैदियों से ये हुनर सीखा, और धीरे धीरे जो खाने पीने का प्लेट हालांकि जो आता है वो सब गिनती के होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ उसने गायब करना शुरू किया और घिस घिस कर उसको एक नुकीले हथियार के रूप में बदलना शुरू किया। और इस दौरान लगातार वो महताब के बारे में पता करता रहा, और आखिरकार उसे पता चल गया कि महताब 8 नंबर जेल में ही है, और उसका बैरक नंबर भी उसे मालूम हो गया। अब उसने धीरे धीरे पता करना शुरू किया कि उसका रूटीन क्या है, कब उठता है, कितने बजे कहाँ जाता है, बैरक के अंदर कब लौटता है, कौन कौन से उसके करीबी दोस्त हैं जेल में। ये सारी चीज़ें भी उसको जानकारी मिल गई, जेल के सारे रूल रेगुलेशन भी वो समझ गया, कब कैदी बाहर आते हैं, कब अंदर होते हैं, कब प्रार्थना होती है, कब क्या होती है, कितने बजे सबसे कम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बैरक के बाहर कब कब गश्त होती है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ उसने सीख लिया। अब सिर्फ एक दीवार थी उसके और बीच दूसरी तरफ महताब के, क्योंकि वार्ड अलग अलग था। जब वक्त बीत गया तो अब लगा कि जाकिर को कि अगर इसी तरह पड़े रहे तो शायद और वक्त बीतता जाएगा और मुझे बदला जल्द से जल्द लेना है। फिर उसने एक और साजिश रची तिहाड़ के अंदर। वो जिस बैरक में था, मुंडा बैरक में, अचानक वहाँ पे इसने अपने ही जो बाकी साथी थे उनको उकसा कर उनसे लड़ना शुरू कर दिया, उनसे हाथापाई करता और जानबूझ के खुद पिटता, खुद जख्मी हो जाता। 2-4 बार ऐसा हो गया, लड़ाई होती, फिर वो समझौता कर लेता, फिर 2 दिन बाद शुरू हो जाता, फिर जख्मी होता, फिर पिटता, फिर पीटता। पर 3-4 दिन की लड़ाई के बाद ये हुआ कि ज़्यादातर यही पिट रहा था। जब बहुत ज़्यादा जख्म हो गया और पिट गया, तब इसने जेलर को एक लेटर लिखा, और उस खत में ये लिखा कि चूँकि इस वार्ड में मुझसे और भी बड़े लोग हैं और वो मेरे को ऊपर टॉर्चर करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, और 1-2 बार मेरा मेडिकल भी हो चुका है, यहाँ पे मरहम पट्टी भी हुई है, तो मुझे जान का ख़तरा है इन लोगों के बीच में, तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरा वार्ड बदल दिया जाए। ये लेटर जेलर को लिख दिया। जेलर ने इंक्वायरी कराई तो पता चला कि हाँ, ये कई बार पिटा है, तो जेलर को भी लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो, तो उसकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको
उस वार्ड से निकालकर एक दूसरे वार्ड में जेल नंबर 8 में ही डाल दिया। यहाँ नसीब साथ दिया जाकिर का। जिस वार्ड में इस बार उसको रखा गया उसी वार्ड में महताब था, और ये फर्स्ट फ्लोर पे पहली मंजिल जो जेल की है, जेल नंबर 8 में बैरक नंबर 4, उसमें था ये। अब पहली बार महताब के ये बिल्कुल करीब आ गया था, लेकिन फिर भी इसने पहले कहा कि पूरी एक इंक्वायरी करेंगे, टाइम टेबल देखेंगे, कब अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कैदी हैं, कोई झगड़ा होता तो बहुत सारे कैदी आकर रोक लेते हैं, बचा लेते हैं, या दो गुट में बढ़ जाते हैं तो फिर मारने पीटने लगते हैं। तो उसने अब नज़र रखनी शुरू की महताब के दिनचर्या पर कि ये कब उठता है, क्या करता है। बैरक एक थे दोनों के, लेकिन सेल अलग अलग थे, और सेल कुछ खास वक्त के लिए खोले जाते थे और फिर बंद होते थे। जैसे सुबह उठना है प्रार्थना के लिए, सबसे पहले जब जेल की शुरुआत होती है सुबह, कैदियों को जब उठाया जाता है तो उन सबको इकट्ठा किया जाता है प्रार्थना सभा के लिए, और वहाँ प्रार्थना होती है। इसके बाद फिर कैदियों को अलग अलग नाश्ता दिया जाता है, फिर जो जिनकी जिम्मेदारी है वैसे उनको रखा जाता है या फिर सेल में बंद कर दिया जाता है। चूँकि जो अंडर ट्रायल होते हैं विचाराधीन, उनसे काम नहीं लिया जाता, तो उनका कोई काम करना भी नहीं होता है, तो बस फिर उनको वापस सेल में छोड़ दिया जाता है या निगरानी में वहीं आसपास। तिहाड़ में कई गार्डन भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो इसने नोटिस किया कि जाकिर ने वहाँ रहते हुए कि कई बार ऐसा हुआ जब प्रार्थना सभा होती है और उसमें एक टाइम होता है सबके उठने का और पहुँचने का, उसमें महताब अक्सर लेट जाता है, इतना लेट कि उसके उस बैरक के सारे कैदी निकल चुके होते हैं और वो सबसे आखिर में पहुँचता है। और वो पल, वो जो 2-3 मिनट है देरी, जो सबसे लास्ट में निकलता है, उसे लगा कि यही मौका है जब उसके आसपास कोई नहीं होता, ना सुरक्षा गार्ड ना कोई बाकी कैदी। तब उसने नज़र रखनी शुरू की। 29 दिसंबर की सुबह, यानी 2 दिन पहले, वो फिर नज़र रख रहा था, और वो भी तभी जाता था प्रार्थना सभा में जब महताब निकलता था। इसने नज़र रखनी शुरू की। सबसे पहले उठकर देखा कि उसके बैरक से एक एक कर कैदी नीचे उतर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे था ये, और वो प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे हैं। इसने इतना सब कुछ रहते हुए वहाँ अंदाज़ा लगा लिया था और नज़र रख रहा था कि उसे मालूम था कि इस बैरक के अंदर कितने कैदी हैं कुल, जहाँ पे महताब है। उसने गिनना, काउंट करना शुरू किया। गिना तो उसने देखा कि सब आ गए, अब सिर्फ महताब बाकी है। उसे लगा कि अब महताब नहीं आया और सब नीचे उतर चुके हैं, इसका मतलब महताब अकेला है। मौका अच्छा था। सुबह सुबह बर्तन से बनाए हुए तेज़धार हथियार के साथ वो फर्स्ट फ्लोर पर अचानक पहुँचता है। महताब उसको देख के घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो संभलता और रिएक्ट करता, उस नुकीले हथियार से वो महताब के ऊपर बेतहाशा वार करना शुरू कर देता है। महताब की चीख निकल जाती है। चीख सुनते ही जो बाकी कैदी नीचे थे वो ऊपर की तरफ भागते हैं, कुछ सुरक्षा गार्ड आते हैं, लेकिन जब तक वो लोग आते तब तक वो बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। सुरक्षा गार्ड और उनको देखते ही, उनके हथियार देखते ही, जाकिर अपने हथियार फेंक देता है, दोनों हाथ उठा लेता है, सरेंडर कर देता है, और साथ में ये भी कहता है कि अब आप मुझे पकड़ लो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन उस वक्त भी जाकिर की सांसें चल रही थी। उसको उठाकर फ़ौरन जेल के अंदर के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर देखते हैं उसकी हालत नाजुक थी, गले पे बहुत डीप कट था, बाकी जगहों पे भी कट था, तो उसे फ़ौरन तिहाड़ जेल से जो एफिलेटेड है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट का, उसको वहाँ रेफ़र किया जाता है। फ़ौरन जेल से निकाल कर महताब को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ करीब 1-2 घंटे डॉक्टर कोशिश करते हैं, पर 2 घंटे से ज़्यादा वो बच नहीं पाता। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तिहाड़ जेल के अंदर ही एक खून हो गया था, और वो भी तमाम कैदियों, सुरक्षा गार्ड जो भी थे वहाँ पे, उन सब के बीच सबसे जो हाई प्रोफाइल हाईटेक जेल है वहाँ पे। लेकिन इस कत्ल के लिए 6 साल की प्लानिंग, 6 साल की साजिश, 6 साल से दिल में धधक रहा बदला, वो सारी चीज़ें थी जो जाकिर को वहाँ तक लेकर गई, और इस तरीके से उसने अपनी बहन का बदला लिया। हालांकि इसको किसी तरह से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उसकी वजह ये है कि जाकिर के साथ बेशक हमदर्दी है, हम सभी की हो सकती है और होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बहन के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन जो महताब ने किया उसके उस गुनाह का की जो सज़ा है वो इस देश की अदालत, देश का कानून वो उसको देना चाहिए। तो अगर हर इंसान खुद अपने हाथ में कानून ले ले और कानून हर हाथ का तमाशा हो जाए, खिलौना हो जाए, तो फिर एक सभ्य समाज, एक जो सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं अच्छी, वो फिर जंगल राज में तब्दील हो जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि जाकिर की बहन के साथ बहुत बुरा हुआ। छोटी सी बच्ची थी, पहले उसकी इज्जत लूटी गई, फिर उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसके लिए बदला लेने के लिए इस तरीके से पहले तो एक रिक्शे वाले को बेकसूर, जिसका कोई कसूर नहीं, सिर्फ एक सीढ़ी बनानी थी उसको तिहाड़ जेल तक पहुंचने के लिए। हालांकि वो कोई छोटा मोटा दूसरा जुर्म भी कर सकता था, बिना किसी की जान लिए हुए भी जेल जा सकता था, पता नहीं, लेकिन उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था। तो वो कत्ल करना और फिर अपने हाथ से सज़ा देना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये पूरी कहानी
सोचने पे मजबूर कर देती है कि इंसान बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। और शायद तिहाड़ के अंदर से ऐसी कहानी इससे पहले कभी बाहर नहीं आई। खुद तिहाड़ के जो ऑफिशियल हैं और बाकी लोग हैं उनको ये साजिश के बारे में जानकारी नहीं। जब लड़ाई लड़ी उसने अपने सेल के अंदर अपना वार्ड चेंज करवाया, लेटर लिखा, जेल क्यों आया, इस सब के बारे में तिहाड़ जेल बिल्कुल शून्य। उसे कोई भी जाकिर के दिमाग में क्या चल रहा है, जेल क्यों पहुंचा है, कोई भी जानकारी नहीं थी इस साजिश के बारे में। जब ये कत्ल हुआ और कत्ल करने के बाद जब तिहाड़ जेल ऑफिशियल ने उससे पूछा, क्योंकि दोनों का कभी झगड़ा भी नहीं हुआ जेल के अंदर, ना कोई और ऐसी चीज़ थी, तो जब ये सब कुछ हो गया और उसने सरेंडर कर दिया और कहा कि मेरा काम हो गया, बदला हो गया, फिर जब उसने मुंह खोला तब तिहाड़ जेल ऑफिशियल को पता चला कि साजिश करीब 6 साल से इसके दिमाग में चल रहा था कि किस तरीके से मेहताब को मारना, और 6 साल बाद आखिरकार उसे मारने के लिए जेल तक आया और जेल में मार भी डाला। बात 1987-88 की है। झांसी रोड ग्वालियर की ये कहानी है। ये झांसी रोड पुलिस स्टेशन पड़ता है जहाँ ग्वालियर के अंदर एक पुलिस के पास कॉल आती है और उसमें ये होता है कि एक लेडी को उसी के हस्बैंड ने मार डाला, उसका खून कर दिया। पुलिस पहुंचती है, पड़ोसी गवाही देते हैं, पुलिस हस्बैंड को थाने लेकर आती है, लाश को हॉस्पिटल भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद अब पति से पूछताछ करती है। लगभग 24 घंटे के अंदर ही फिर ये पुलिस के आला अफसर भी पहुंचते हैं, और उस वक्त ये था कि ये फैमिली भी अच्छी थी जिसकी लेडी की डेथ हुई थी, और उसमें फिर ये हुआ कि पति ने अपनी पत्नी को मार दिया। और गवाही ये थी कि इससे पहले भी बहुत सारे पड़ोसियों ने देखा था लड़ाई झगड़ा होता था पति पत्नी में। पुलिस स्टेशन लाने के बाद जो सीनियर पुलिस अफसर हैं वो भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया को बता देते हैं कि ये ऐसे लेडी का कत्ल हुआ, उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति है, और उसके पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद उसे थाने में लॉकअप में रखा जाता, कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी में लेकर। उसके बाद पुलिस ये भी दावा कर देती है कि पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि हाँ, लड़ाई झगड़े के दौरान उसने अपनी पत्नी को मार दिया। अब जो आला अफसर थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, केस सब कुछ ख़त्म, खुल गया। अब वो पति जो है वो थाने के अंदर है लॉकअप में। इसी दौरान जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हर्ष शर्मा, इनके पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप क्या झांसी रोड पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। तो इन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा एक कत्ल का मामला है और उसी के सिलसिले में आपकी मदद चाहिए, कुछ तफ्तीश है। तो बोला किसका कत्ल हुआ, क्या हुआ, तो उन्होंने पुलिस ने बताया कि एक लेडी का कत्ल हुआ, उसके पति ने ही मारा, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर साहब हैं हर्ष शर्मा, वो कहते हैं कि जब सब कुछ हो गया तो फिर अब मेरी ज़रूरत क्या है, कातिल ने करार जुर्म कर लिया, लाश आपके कब्ज़े में है, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो फिर अब मैं इसमें क्या करूं। तो बोला फिर भी एक बार आप मिल लीजिए कातिल से। तो डॉक्टर हर्ष शर्मा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं झांसी रोड ग्वालियर में। जाने के बाद पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि पहले आप कातिल से बातचीत करेंगे या लाश देखेंगे। तो उन्होंने पूछा लाश कहाँ है, उन्होंने कहा मोर्चरी में गया हुआ है, पोस्टमार्टम होनी है। तो उन्होंने कहा जब आ ही गए हैं पुलिस स्टेशन तो पहले कातिल से ही बात कर लेते हैं। इसके बाद सारे पुलिस वाले अलग हो गए, इन्होंने कहा मुझे अकेले में बात करने दो। अब ये बातचीत शुरू होती है। तो कहते हैं कि तुमने कत्ल किया, कहता हाँ डॉक्टर साहब मैंने कत्ल किया। क्यों किया, बोला हमारा झगड़ा होता रहता था। कुछ और उन्होंने बातचीत की इधर उधर। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ किस चीज़ से कत्ल किया। तो उसने कहा वो गुप्ती थी, वो मारी थी। तो उसने कहा अच्छा वो गुप्ती कहाँ है, बोला मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने कहा कि गुप्ती तो नहीं, कुछ और भी चीज़ से तुम मार सकते हो, बोला पता नहीं, लेकिन वो कहाँ है। अच्छा इससे पहले पुलिस वाले ने भी जब इकरार जुर्म हो गया तो उन्होंने कहा जिस चीज़ से मारा वो हथियार कहाँ है। तो कह रहा मुझे याद नहीं कहाँ फेंका। लगातार पुलिस ने सारी की वो इकरार जुर्म भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हथियार बताने को तैयार ही नहीं कि कहाँ है। अब डॉक्टर साहब ने ये पूछा कि अच्छा किस चीज़ से मारा, वो कहाँ है, बोला मुझे याद नहीं। कई बार बात हो गई तो डॉक्टर साहब को लगा कि ये कुछ झूठ बोल रहा है, सारी चीज़ें मान रहा है लेकिन हथियार के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। तब उन्होंने कहा कि देखो मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुमने कत्ल नहीं किया है, लेकिन तुम कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पे भी ले रहे हो, लेकिन ये भी नहीं बता रहे हो कि हथियार कहाँ, जबकि उस हथियार से तुम जो इकरार कर रहे हो उसका एक पुख्ता सबूत मिलेगा, तुम्हारी उंगलियों के निशान, बाकी चीज़ें होंगी। बोला मुझे याद नहीं हथियार कहाँ है। कई बार पूछा। इसके बाद फिर डॉक्टर हर्ष शर्मा ने उस कातिल से आखिरी बार पूछा। उन्होंने कहा कि देखो मैं तो तुम्हारी, अगर तुम सच बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने नहीं किया है
तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे सच बताओ वो हथियार कहाँ है, और अगर तुमने कत्ल नहीं किया है तो फिर तुम इल्ज़ाम क्यों ले रहे हो। और मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, बार बार बता रहा हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और ये आखिरी बार पूछना, इसके बाद मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा, फिर तुम जानो तुम्हारा नसीब जाने। इतना कहना था कि वो कातिल रो पड़ा। उसका बाद कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। तो बोले लेकिन यहाँ तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन से तुम खुद इकरार कर रहे हो, अब मैं जब आया तब भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं नहीं मारा। तो रोने लगा, बोला कि मुझे पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे, तुमने अपनी बीवी का खून किया है, तो मैंने इसी डर से ये एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने नहीं मारा। तो उसने बोला कि फिर किसने मारा। तो बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच में मैंने नहीं मारा। तो उसने कहा कि हुआ क्या था, कहानी सुनाओ। उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि नहीं। उसने फिर ये कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब क्या आपकी शादी हो चुकी है। तो डॉक्टर हर्ष शर्मा ने कहा हाँ मेरी शादी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा क्या आपकी अपनी बीवी से कभी झगड़ा नहीं होता। तो उन्होंने कहा होता है कई बार। तो उन्होंने कहा क्या कभी इस झगड़े के दौरान आपने सोचा कि आप अपनी बीवी का कत्ल कर दें। बोले कभी नहीं। तो बोला सेम मेरे साथ था, मेरा भी झगड़ा हुआ करता था, कई बार होता था, कई बार दोस्तों के चक्कर में, कई बार शराब पीने के चक्कर में, कई बार लेट आने के चक्कर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बीवी का खून कर दूंगा। बोला उस रात भी जब मैं घर पहुंचा, मेरे एक दोस्त की पार्टी थी, उसमें मैंने वहाँ शराब पी बैठकर थोड़ा सा देर हो गया, घर आया, इस बात पे भी बिफर गई। उसने कहा कि तुम लेट आते हो, तुमने फिर शराब पी है, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो। तो बोला उसने भी बोला, मैंने भी बोला, और ये बात सही है कि हमारी लड़ाई झगड़े की आवाज़ पड़ोस तक भी गई, क्योंकि आस पड़ोस में ही सब घर एक दूसरे में मोहल्ले में सटे हुए थे, और इससे पहले भी हमारा इन्हीं चीज़ों को लेकर झगड़ा होता था, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम नॉर्मल हो जाते थे। तो उस रात भी मेरा झगड़ा हुआ, उसके बाद मैं सो गया। बोला अगली सुबह मैं करीब 7:30 बजे उठा, तो देखा कि मेरा 2.5 साल का बेटा, 2.5 या 3 साल का, वो घर के बाहर आंगन है, उस आंगन में वो किताब हाथ में लिया हुआ, और जो मेरी वाइफ है उसकी माँ, वो उसको पढ़ा रही है। तो मैंने घड़ी देखा, मैंने कहा कि ये इसके स्कूल जाने का वक्त है, लेकिन ये स्कूल नहीं किया, घर पे ही है। तो उसने पूछा कि ये स्कूल क्यों नहीं गया। तो बीवी ने कहा कि आज असल में लेट उठे, जो स्कूल की गाड़ी आई थी, बस आनी थी, वो चली गई और हम लोग लेट हो गए, तो इसलिए इसको स्कूल नहीं भेजा, तो अब यहीं पढ़ा रही हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर उसने बोला कि करीब 7:30 के बाद मैं फिर सो गया, करीब आधा घंटा और सोया, उसके बाद उठा। तो उठने के बाद मैं किचन में गया, रात को बीवी से झगड़ा हो चुका था, और मैंने चाय बनाना शुरू किया। चाय बनाते बनाते फिर याद आया कि चलो बीवी से भी पूछ लेते हैं, तो मूड उसका ख़राब है। तो उसने वहीं से आवाज़ दी कि चाय पियोगी। तो बीवी ने फिर कहा कि अच्छा मैं आधी कप पी लूँगी। तो उसने कहा कि फिर मैंने आधी कप और पानी डाला, चाय बनाना शुरू किया। फिर मैंने देखा तब भी मेरी बीवी, जब उठने के बाद देखा तब भी वो बेटे को पढ़ा रही थी। बोला चाय बनाते बनाते जैसे ही मैं चाय कप में डाल रहा था, मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, ऐसी जैसे किसी चीज़ के टूटने की या कुछ उस तरीके की। तो जैसी वो आवाज़ आई और मैं बाहर भागा, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी जहाँ पे बैठ के पढ़ा रही थी, वो उसी के सामने औंधे मुँह गिर गई है। तो मैं नज़दीक गया, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, फिसल गई, खड़ी हुई थी इस दौरान। और वहाँ जाकर जब देखा तो देखा कि खून गिर रहा है नीचे। मैंने उसको उठाया तो देखा कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। मैं घबरा गया। तब तक जब मैं घबराया तो चीखने चिल्लाने लगा, तब तक पड़ोसी भी आ गए। उसके बाद पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने ये समझा कि मैं, हमेशा लड़ाई होती है, रात को भी झगड़ा हुआ चीखने चिल्लाने की, और खून देख के उन्होंने कहा सुबह देखो इसने मार दिया। तो सारे पड़ोसी एक साथ ये बोलने लगे कि मैंने मार दिया, जबकि मैंने मारा नहीं, मैं उस वक्त किचन में था और मैं एक आवाज़ सुनकर वहाँ तक भाग कर आया था, और फिर देखा कि अचानक वहाँ पे खून है। उसकी वाइफ के सर में एक गहरा चोट था और उसी के ज़रिए फिर खून गिर रहा था। तो लोगों ने ये समझा कि सर पे किसी चीज़ से हमला किया, वो कोई गुप्ती है या कोई वजनी चीज़ है। तो बोला फिर पड़ोसियों ने हंगामा कर दिया, कुछ पड़ोसी भी आके नफ्स टटोले, उन्होंने कहा तो मर गई और इसने मार दिया। उनमें से किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया, फिर पुलिस आई और मेरी बात सुनी नहीं, मुझे उठाकर ले गई। उसने कहा कि भाई घर में तुम और तुम्हारी बीवी और 2.5 साल का बच्चा, और कोई आया नहीं, रात को झगड़ा हुआ, तुम्हारा पहले भी झगड़ा होता था और तुमने ही गुस्से में मार दिया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ। तो उसको पीटा भी। उसने बोला कोई रास्ता नहीं है, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। और उसने कहा मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया इसी डर से। अभी उसने पूरी कहानी सुना दी। तो बोला कि अब डॉक्टर साहब ने कहा इसका मतलब है कि तुम इसलिए झूठ बोल रहे थे कि हथियार तुम्हें नहीं मालूम कहाँ फेंका, याद नहीं। बोला हाँ, जब मैंने मारा ही नहीं, कोई हथियार ही नहीं मेरे पास, तो फिर मैं कैसे बोलूं कि वो हथियार कहाँ है, मैं कहाँ से ला कर दूं पुलिस को। तब ये जब सारी बातें हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुमको यहाँ से बेगुनाह निकाल कर ले जाऊँगा। अब एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर ये सारी बातें सुनने के बाद बाहर आते हैं, उसका पुलिस से कहते हैं कि मुझे
मॉर्चरी जाना है, मुर्दाघर। वो सीधे मुर्दाघर जाते हैं। वहाँ पे तब तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं था। आमतौर पे इन सब जगहों पे, और उस 80 में 788 की बात कर रहा हूँ, जब तक बड़ा केस ना हो, मीडिया ट्रायल ना हो, वीवीआईपी ना हो, तो ये सब आराम से होता हमारे यहाँ। तो पोस्टमार्टम तब तक हुआ नहीं था। तो डॉक्टर हर्ष शर्मा वहाँ गए। जो डॉक्टर थे उनसे पूछा कि पोस्टमार्टम हुआ? उन्होंने कहा भी नहीं हुआ। तो उन्होंने लाश देखी। उन्होंने कहा कि जब मैंने लाश देखी तो जब वो हाथ देखा तो वो इतना सफ़ेद था उसका पूरा जिस्म कि अगर आप ज़ोर से दबा दो तो वहाँ पे एक तरह से निशान पड़ जाए, एकदम जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं होता कि बहुत नाजुक और वो एकदम गोरा। तो अगर कुछ कर दो तो वहाँ पे निशान पड़ जाए लाल रंग का, अगर ज़ोर से दबा दो। इसके बाद उन्होंने सारी बॉडी देखा, बिल्कुल सब कुछ ठीक। सर में दाईं तरफ से एक यहाँ पे जख्म का निशान था। इसके बाद उन्होंने देखा कि बाकी ध्यान से बाईं तरफ जबड़ा सूजा हुआ था। उन्होंने उस जबड़े को भी देखा खोल के, सूजा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे एक निशान था। तो ये था कि यहाँ पे कुछ मारा गया है और हो सकता है जबड़े पे भी लगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या है ये तुम्हें कुछ? तो जो पोस्टमार्टम करने वाला था उसने कहा कि डॉक्टर साहब अभी पोस्टमार्टम करेंगे और देखते हैं इसमें गहरी चोट है कि सर पे मारा कि नहीं। तो डॉक्टर हर्ष शर्मा सिर्फ इतना कह के वहाँ से निकल जाते हैं कि तुम पोस्टमार्टम करना, बस एक चीज़ का ध्यान देना, और अगर वो चीज़ हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करके बताना कि इसके सर में कहीं कोई गोली तो नहीं है। बस तुम उस पोस्टमार्टम में अगर कोई गोली मिले तो मुझे बता देना। इसके बाद ये वापस आते हैं थाने और फिर उस पति से बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुमको किस तरह की आवाज़ सुनाई दी थी? वो गोली की आवाज़ थी। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब गोली की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं थी। बोला क्यों? बोला मैं राजपूत फैमिली से हूँ, हमारे घर में इतने सारे लाइसेंसी हथियार हैं और हमने बचपन से इतने चलाए हैं कि चाहे वो सिंगल बोर हो, डबल बोर हो, पिस्टल हो, मौजर हो, मैं हर गोली की आवाज़ बता सकता हूँ आपको, जैसे ही सुनूंगा कि ये किस गन से चली है। तो इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि वो गोली की आवाज़ नहीं थी जो मैंने सुनी थी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर इस पोस्टमार्टम में के दौरान तुम्हारी वाइफ के जिस्म से या सर से गोली निकल आई तो इसका मतलब है तुम बेगुनाह हो, और अगर नहीं निकली तो इसका मतलब हो तुम ही कातिल हो। ये कहने के बाद फिर वो पुलिस से कहते हैं कि मुझे इसके घर जाना और उस घर को देखना है। अब इसके बाद डॉक्टर साहब वहाँ से घर की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है। वो डॉक्टर घबराया हुआ बताता है कि डॉक्टर साहब आप जो कह रहे थे वही हुआ, उसके बाएं जबड़े के नीचे एक गोली फंसी हुई मिली है। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, समझ गया मामला क्या है। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्हें लग गया कि मामला क्या था। उसके बाद ये कहते हैं मुझे वो घर देखना है। वो घर पहुँचे। उस घर की जो बनावट थी उसमें चारों तरफ आमतौर पे जो आंगन था उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। गोली यहाँ से अंदर गई थी राइट साइड से और यहाँ पर आकर रुक गई थी, बाहर नहीं निकली। आमतौर पे गोली जब कोई मारता है तो जहाँ से एंट्री होती है एग्जिट उसके अपोजिट साइड से होती है। अगर यहाँ से मारेंगे तो यहाँ से निकलेगी। वो गोली यहाँ से आती है टॉप से और यहाँ पे आके अटक जाती है, बाहर नहीं निकली। और वही गोली पोस्टमार्टम में बाहर मिली और वो गोली बिल्कुल क्लीन थी, चपटी भी नहीं थी। मतलब इसका ये मतलब था कि यहाँ आने से पहले किसी को हिट नहीं किया था उसने। अब उसके बाद डॉक्टर साहब आकर घर में देखते हैं चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार है घर के। जो एंगल था और जो बताया था कि ये उसकी वाइफ यहाँ बैठी हुई थी, तो वहाँ से कौन किस तरफ से गोली मार सकता, वो सारा एंगल देखा तो पता चला कि कोई एंगल ही नहीं बनता क्योंकि बीच में दीवार आ रही और गोली दूर से मारी गई थी, ये साबित हो गया था। तो वहाँ पे कोई नज़दीक हो नहीं सकता था। तो अब सवाल ये है कि फिर ये गोली आई कहाँ से? इसके बाद वो सारा मुआयना करते हैं आसपास के इलाके में, दूर दूर तक जाकर डॉक्टर साहब वापस आते हैं। जो थाने का इंचार्ज था फिर उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम कल सुबह पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि आर्म ड्रेस में, जॉगिंग के ड्रेस में सुबह सुबह यहाँ पे आसपास में कुछ वो है, फील्ड है, स्कूल है, लोगों के टहलने का, दौड़ने का। उन्होंने कहा इस घर के आसपास वो सारा था। तो उन्होंने कहा तुम अपने कुछ साथियों को लेके जाओ अलग अलग और सभी को तुम जॉगिंग के ड्रेस में, और वो जो खासतौर पे वहाँ बुजुर्ग लोग और ये सब आते हैं तो खाली इनसे पूछना कि क्या 2 दिन पहले यहाँ किसी ने हवाई फायर किया था कि नहीं, बस इतना पूछना है। अगले दिन ये सारे लोग अलग अलग जाते हैं। उसके बाद ये पूछते हैं अलग अलग कि यहाँ पे किसी ने कोई फायर वायर किया था। ढूंढते ढूंढते अचानक एक बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि हाँ, वो एक डॉक्टर भारद्वाज हैं जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, परसों ही उन्होंने हवाई फायर किया था हम लोगों के सामने यहाँ से।
अब ये पता चला, डॉक्टर साहब को बताया गया। डॉक्टर हर्ष शर्मा फिर पूछते हैं कि ये कौन है डॉक्टर भारद्वाज। पुलिस उनका पता वता लेकर आई। फिर वो पुलिस टीम के साथ उनके घर पहुंचते हैं, पूछते हैं कि आपने 2 दिन पहले फायर किया था हवा में। बोले हाँ, वो मेरा जो बंदूक थी वो बनने के लिए गई थी, तो बनने के बाद आया तो मैंने कहा कि ज़रा उसका टेस्ट करूँ, इसलिए मैंने हवाई फायर किया था और सभी के सामने किया था। तो उन्होंने कहा वो आप अपनी गन देंगे। डॉक्टर भारद्वाज ने गन दिया, उस गन को ले गए, उसकी बैलिस्टिक जांच की गई। जो पोस्टमार्टम से गोली निकली थी और इस गन जिससे हवाई फायर किया गया था, दोनों की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो गोली इसी गन से चली थी। अब सवाल ये था कि ये गोली हवाई फायर की और सिर्फ एक गोली चली थी, वो गोली उसकी वाइफ के सर में कैसे? फिर पूरी जांच की तो पता चला कि ये गोली की तो उन्होंने हवाई फायर, उसकी वाइफ उस वक्त आंगन में बैठी हुई अपने बेटे को पढ़ा रही थी। ये गोली ऊपर गई जितनी तेज़ी से, उतनी ही तेज़ी से एक आखिरी ऊपर जाने के बाद वो नीचे आई। नीचे आने की रफ्तार उतनी नहीं थी जब वो सर से राइट से होते हुए लेफ्ट में जबड़े में आके अटक गई और वो वहीं पे उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल ये, जब ये सारी जांच हो गई फॉरेंसिक लेवल पे, फिर वो गोली मिल गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि ये शख्स बेकसूर है। अब पुलिस के लिए अजीब फजीहत, ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं आला अफसर कि ये कातिल है, इसने जुर्म भी कबूल कर लिया है। बाद में फिर ये था कि पुलिस ने उसको बेचारे को ज़बरदस्ती करवाया था और कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद उसको छोड़ा जाता है। और इन डॉक्टर भारद्वाज, हालांकि इनकी भी ये थे कि इन्होंने हवाई फायर किया था और लाइसेंस ही वो था, लेकिन फिर भी ये था कि, और ऐसा केस होता नहीं आमतौर पर कि गोली ऊपर जाकर वापस आके लग जाए, तो इनके खिलाफ लेकिन लापरवाही और उस चीज़ों का केस बना। वो बहुत ज़्यादा सीरियस केस नहीं था लेकिन फिर भी बना, और तब जाकर ये मामला ख़त्म हुआ।